डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भोला है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा सिर्फ नाम ही भोला है, मैं भोला नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ और मेरे दोस्त मेरी चालाकी के किस्से मुझे ही सुनाते रहते हैं। कभी कभी लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बातें करने के बाद मुझ पर हंसने लगते हैं। मैं सोचता हूँ वो खुशी से हंस रहे हैं या मुझ पर हंस रहे हैं। ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं खुद को खास मानता हूँ। मेरा जन्म किसी खास काम के लिए ही हुआ है। बचपन से ही मैं सोचता रहता हूँ, साधारण कामों के लिए मैं बना हुआ नहीं हूँ, मैं किसी खास काम के लिए बना हूँ। भगवान ने मुझे धरती पर धरती का उद्धार करने के लिए भेजा है। बस मुझे वो काम समझना है। वो क्या काम है, आज तक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ नहीं पाया हूँ। बचपन से मुझे भयानक भयानक सपने आते हैं, डरावने भूतों के, डरावने शैतानों के, राक्षसों के, दैत्यों के। ऐसे ऐसे सपने, उन दैत्यों को देखकर कोई भी डर सकता है। सपनों में मैं भी डर जाता हूँ, फिर हिम्मत करके उनसे युद्ध करता हूँ, उन्हें हरा देता हूँ। किसी भी सपने में मैं कभी ऐसे दैत्य से, ऐसे राक्षस से या किसी भूत से नहीं हारा। हर बार उन्हें हराता हूँ और धरती को बचा लेता हूँ। सब लोग बड़े खुश होते हैं। मैं सृष्टि का उद्धार कर ही देता हूँ सपने में। लेकिन जैसे ही मैं जागता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है वो डरावने सपने से। मैं कई बार कोशिश कर भी चुका हूँ अपनी शक्ति को परखने की, लेकिन मैं जान नहीं पाया अपनी शक्ति को कैसे जगा पाऊँ। मैं जब 18 साल का था, मेरा शरीर ठीक ठाक डील डॉल वाला बन चुका था। मैं पहले किसी से लड़ाई किया नहीं करता था, क्योंकि हर बार पिट जाता था, डर जाता था। सपनों में मैं दैत्यों को मार देता हूँ, लेकिन असल में मैं लड़की से भी पिट जाया करता था। 18 साल का होकर मैंने हिम्मत की थी किसी मर्द को भी हराना है। 85 साल का वो बूढ़ा आदमी जिससे उठा नहीं जाता था, पलंग पर लेटा ही रहता था, मैं उसे पीटने के लिए गया था। वैसे तो वो पलंग से उठ नहीं पाता था, कराहता रहता था। जब मैंने उसकी एक चमाट लगाई थी, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मन में खुशी का एहसास हुआ था, कभी तो किसी के एक चमाट लगा पाया। लेकिन 85 साल का वो बूढ़ा भी, जिसकी पतली पतली सी टांगे थी, मुझे अपनी जांग में दबोच लिया। बोला नहीं जा रहा था उससे, लेकिन उसकी जांग भी उसने अकड़ा रखी थी। चीखें मारी थी मैंने, बहुत रोया था। तब जाकर 4 लोगों ने मुझे छुड़ाया था। फिर मैं समझ गया, मेरी शक्तियां जब तक जागती नहीं किसी मर्द से मैं लड़ूंगा नहीं। हारना मैं नहीं चाहता, मुझे अपनी शक्तियों को जगाना होगा। उसके बाद ही मैं बड़े बड़े युद्ध कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है मैंने अपने इतिहास की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। मैं अपने पिता को कहा करता था, बचपन से ही मुझे डरावने सपने आते हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं, लेकिन मैं हर एक शक्ति को हरा देता हूँ, चाहे कोई दैत्य ही क्यों ना हो। मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, सपने में मैं उन्हें हरा देता हूँ। मेरे पिता मुझे चमाट मार के वहां से भगा दिया करते थे, लेकिन फिर से मैं उनके पास आ जाया करता था बार बार। और एक दिन मैं अपनी जिद पर अड़ गया। पिताजी बताइए, क्या आपको भी वैसे सपने बचपन में आया करते थे? क्या दादाजी को भी वैसे सपने आया करते थे? हमारा इतिहास क्या है? क्या हम सच में योद्धा हुआ करते थे? बताइए, कोई ना कोई बात तो है जो मेरे अंदर मुझे सताती रहती है। हर रोज मैं वो सपनों को देखता हूँ, आप मुझे मारते हैं, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पिता ने कहा था, तुम्हें और कितनी चमाटे मारूं, तुम समझते नहीं। मैंने कहा था, पिताजी आप जितना मार लीजिए, वो सपने जाने वाले नहीं, वो सपने नहीं, वो सच्चाई है। मेरे पिता ने वो लठ उठाई थी, इतनी बार मारी, मेरे तो सपने गायब हो गए। 2 दिनों तक सपने नहीं आए। रात को मैं सो ही नहीं पाता था, पता नहीं कैसे खींच खींच के वो लठ मारी थी मेरे सर पर भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, समझने लगा था। आपके परिवार वाले कभी भी आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाते।
अकेलापन आपको चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए मैंने घर को तब छोड़ा था जब मैं 18 साल का हो गया था। मैं उस गांव से बाहर निकल जाना चाहता था, घर वालों को छोड़ देना चाहता था, अकेले जंगल में समय बिताना चाहता था। मुझे लग रहा था जंगल में रहूंगा, शक्तियां जाग जाएंगी। 3 दिनों तक घर से बाहर रहा था। 3 दिनों बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी तो मुझे वापस आना ही पड़ा। जब मैं वापस आया था, मेरे पिता ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा था, तू क्यों वापस आ गया, चला जा यहाँ से। मैं समझ नहीं पाया पिताजी खुश हुए थे या दुखी हुए थे, लेकिन मैं घर में वापस आ गया। 2 दिनों तक मेरे पिता आते जाते चमाटे मारते रहते, पीटते रहते, कहते रहते तू चला जा। मैंने कहा नहीं पिताजी, आपकी बहुत याद आ रही थी और भूख भी लगी थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। पिताजी समझ नहीं पाए, लेकिन मैं भूख को समझ गया था। एक ऐसी शक्ति जो मेरे पेट के अंदर बनी हुई है, जो मुझे हमेशा तंग करती रहती है, पहले उससे जीत पानी होगी। भूख को मैं हरा नहीं पा रहा। कहीं भी चला जाऊं भूख तो लगेगी, और मैं कोई काम नहीं करता तो मैं कमाई नहीं कर पाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। और इस सृष्टि का उद्धार कैसे होगा अगर मैं भूख से ही मर गया। उस समय किसी ने मुझे ओशो जी की वो किताब दी थी, जिसमें लिखी गई बातें मेरी दिमाग में जैसे घुसती जा रही थी। वहां कहा गया था, अपने पंखों को फैलाओ, खुद को बांधे मत रखो। तुम्हारे अंदर जो है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा काम उड़ना है, तुम्हारा काम उड़ना है। मुझे समझ में नहीं आया, इंसान तो उड़ नहीं सकते। शायद वो मेरी बात कर रहे होंगे, यह किताब मेरे लिए होगी। मुझे उस समय लगा था मेरी शक्ति को शायद किसी ने पहले ही पहचान लिया है, और मैं उस शक्ति को ज़रूर जगाऊंगा। कैसे फैलाऊं अपने पंखों को? मेरी पीठ के पीछे कोई पंख नहीं है। शायद वो शक्ति ऐसे नहीं निकलेगी, जब मुसीबत में पहुंच जाऊंगा तब वो शक्ति निकलेगी। मैं अपने घर की पहली मंजिल पर खड़ा हो गया था। वहां से छलांग नीचे लगाता तो गिर जाता, लेकिन वो बातें मुझे याद आ रही थी। यह दुनिया आपकी आंखों के सामने पर्दा लगा कर रखती है। आपको जो लगता है सच है, असल में वो सच नहीं है। आप खुद को सीमित करके रखते हैं, लेकिन आपकी कोई सीमा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। वो बातें मेरे दिमाग को चीरती जा रही थी। बार बार मैं वो पन्नों को पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था, अपने पंखों को फैलाओ, अपने पंखों को फैलाओ। तुम सिर्फ जमीन के लिए नहीं बने, आसमान तुम्हारा है, चीर दो आसमान को। मैं आसमान की तरफ देख रहा था। मुझे लग रहा था मेरे पंख खुल जाएंगे, मेरे पंख खुल जाएंगे, मैं चीर डालूंगा आसमान को। मैंने छलांग लगाई थी छत से, मेरे पंख तो नहीं खुले, मेरा सर खुल गया था। 15 दिन सर पर पट्टी बंधी रही थी, कई जगह टांके लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वो टांके भर गए। तब मुझे लगा वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये किताब किसी और के लिए है, ये पंख किसी और के निकलेंगे, मेरे तो निकले नहीं। शायद कहीं और से मुझे और कुछ सीखना होगा। मैं उड़ नहीं सकता, शायद कुछ और करने के लिए बना हूं। बस मुझे जानना है मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं जब पटना शहर में था, वहाँ एक महान कवि आया हुआ था। उस कवि की बातों ने मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर डाला। वो बिल्कुल मेरे जैसी बातें करता था। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आपको सुलझाने चाहिए। किसी रहस्य में आपकी नियति लिखी हो सकती है। मुझे लगा बस ये मेरी बात कर रहे हैं। शायद ऐसे ऐसे रहस्य जो दुनिया में छिपे हुए हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठाना ही मेरा काम हो। शायद इस सृष्टि का उद्धार मैं इसी तरह से कर सकता हूँ, और एक दिन मैं अपनी शक्ति को भी पहचान जाऊंगा। उन्होंने बाद में ये भी कहा था, तुम कुछ भी करो, कोई ना कोई काम ज़रूर करना। कई लोग निकम्मे होकर घर में बैठे रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो किस काम के लिए बने हैं। जब जेब खाली होती है आप कुछ कर नहीं पाते। ये बात सीधा मेरे सीने में जाकर लगी थी। मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पिता इसीलिए तो गुस्सा करते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता। मुझे लग रहा था मुझे शक्तियों को पहचानना है, काम थोड़े ना करना है। काम तो आम लोग करते हैं, मैं तो खास हूँ। उस कवि ने आंखें खोल दी। खास लोगों को भी काम करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, तभी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। मैं काम करना चाहता था, लेकिन काम भी कोई खास। उसने अंत में यह भी कहा था, काम ऐसा करना जो बाकियों से अलग हो, जो कोई ना कर पाता हो, और सोच कर करना। यह बात ने मुझ पर ऐसा असर डाला, मैं ऐसा काम ढूंढने लगा जो मेरे लिए बना हो।
शायद उस काम के जरिए अपनी नियति को पहचान पाऊं। ढूंढने लगा मैं पटना शहर में, अलग अलग जगह काम मांगने लगा था। और ये वो समय था जब कोरोना काल चल रहा था, सारी की सारी दुकानें बंद और खाली जगह मैं घूमता जा रहा था, काम ढूंढ रहा था, समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पुलिस ने पकड़ लिया और बेवजह ही समय बर्बाद किया। 2 दिनों तक मुझे लॉकअप में रखा था, काफ़ी पीटा था। मैं उन्हें कह रहा था मैं खास काम के लिए बना हूँ, और उन्होंने कहा था तू कोरोना फैलाएगा, सबको मार देगा, तू खास काम के लिए ही बना है, तू जेल में रह। मुझे 2 दिनों बाद छोड़ दिया गया, काफ़ी पीट कर, और मुझे समझाया गया यह गलत होगा। अगर सब घरों के अंदर हैं, मुझे भी घर के अंदर रहना चाहिए। कैसे बताता उन्हें, मैं पटना का नहीं हूँ, मैं तो अपने गांव से आया हूँ, यहाँ सड़कों पर सो रहा था, मैं किस घर में छिपूं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास घर नहीं था, फुटपाथ पर सोया। रात को उन्होंने फिर से उठा लिया, पूरी रात मुझे लॉकअप में रखा, पीटा, फिर छोड़ा। अगले दिन कहा तू घर चला जा। घर नहीं था, कैसे समझाता, मैं बताता गया, वो माने नहीं। वो रात फिर से फुटपाथ पर सोया, रात को फिर से उन्होंने उठा लिया, फिर से मुझे लॉकअप में पीटा। मैं समझ गया पटना शहर मेरे लिए नहीं है, यहाँ तो हर रोज़ यही होगा, मुझे कहीं और जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ लोगों का दिमाग थोड़ा खुला होता है। ये बातें अखबार में पढ़ी थी कि गोवा भारत का ऐसा शहर है जहाँ विदेशों से लोग आते हैं। मुझे लगा भारतीयों की सोच थोड़ी सी तंग होगी तो विदेशी लोगों के बीच रहूँगा, मेरा दिमाग भी खुल जाएगा। मैं पहुँच गया था गोवा पहुँचकर पता लगा बड़े बड़े होटल, ऐसी जगह, और इतना ज़्यादा काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ जाओ वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, काम करने वाले लड़कों की ज़रूरत है। मुझे लगा यहाँ तो काम ही काम है, कहीं ना कहीं घुस जाऊँगा, काम करना शुरू कर दूँगा। वहाँ मैंने वो काम अपनाया जो सबसे बड़े होटल का था, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पोछा लगाने का काम मिला था, मैं पोछा लगाता जाता, आगे वाइपर से पानी पीछे करता जाता, इस तरह से मैं सुबह सफाई करता। लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं था, मैं उस काम को छोड़ना चाहता था। 5 दिनों तक काम कर चुका था और 5 दिनों की तनख्वाह चाहता था। लेकिन मैंने मैनेजर को कहा, उसने कहा पूरा महीना काम करना होगा। मैंने कहा 1 महीना, ये छोटा काम मैं नहीं कर सकता, मैं बड़े काम के लिए बना हूँ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, बस अपनी शक्ति पहचान रहा हूँ, मुझे इस तरह से काम पर बांध कर मत रखो, सृष्टि का उद्धार कैसे होगा। उसने कहा तुम पागल तो नहीं। मैंने कहा मैं पागल हो ही नहीं सकता, मेरा दिमाग बाकियों से तेज चलता है। उसने मेरा नाम मुझसे दोबारा पूछा था, मैंने कहा भोला। उसने कहा फिर ठीक है, ऐसा करो मालिक से मिल लो। उस समय किस्मत देखिए, उस होटल के मालिक वहीं पर आए हुए थे। मैं उनके सामने बताना चाहता था कि मैं इस काम को क्यों छोड़ रहा हूँ और 5 दिन की तनख्वाह चाहता हूँ, वरना भूखा मर जाऊँगा। मालिक को मैं समझा रहा, ये छोटे काम मैं नहीं करने वाला। वो कह रहे छोटा काम नहीं करोगे तो ऐसा करो ना, होटल के जो कमरे हैं उसकी सफाई का काम कर लो। मैंने कहा नहीं, वो भी छोटा काम है। उसने कहा छोटा काम है, बड़ा काम पूरे होटल को साफ कर दो। मैंने कहा नहीं, ये भी छोटा काम है। उसने कहा समझ में नहीं आ रहा, कैसा काम करना चाहते हो, बड़ा काम दूँ? मैंने कहा जी, कोई ऐसा काम जो कोई और ना कर पाता हो, मैं किसी खास काम के लिए बना हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा वो सामने बीच साइड समंदर नज़र आ रहा है। मैंने कहा जी। उसने कहा नीचे वाइपर पड़ा होगा चौड़े वाला, जैसे ही समंदर का पानी वो रेत को छुए तुम वाइपर मार के पानी पीछे कर देना, देखो समंदर वाला बड़ा हिस्सा, पानी पीछे करते जाना। ये सुबह का वक्त था, मुझे लगा ये बड़ा काम होगा, ये देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं समंदर की तरफ भागकर बढ़ गया। उसने पीछे से कुछ कहा नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन 3 बजे जब मैं वापस आया, वो होटल का मालिक वहीं पर था। मैं थका हुआ था, सीधा मैं उसके कमरे में पहुंचा। मुझे मैनेजर रोक रहा था। मैं उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, सर लंच टाइम, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, खाना खा सकता हूँ? वो देखने लगा, खाना हाँ खा सकते हो, काम कर लिया तुमने, वो नीचे फर्श की सफाई का ऊपर जो काम भी तुम्हारा होगा। मैंने कहा नहीं सर, वो बड़ा काम आपने दिया था ना, वो कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? उसने कहा बड़ा काम कौन सा? मैंने कहा वो समंदर के पानी को वाइपर से पीछे कर रहा था, आगे आने नहीं दिया मैंने, बार बार मैं पीछे करता रहा। उसने पता नहीं गुस्सा दिखाया था या वो हंसता रहा था, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन 4 लोगों ने पीट कर मुझे उस होटल से बाहर भगाया था। मैं क्या कहता उसे,
मुझे सब पागल क्यों समझने लगे थे मैं जानता नहीं, मैं तो अपनी शक्तियों को पहचान रहा था। मैं उसके बाद गोवा के एक ऐसे मेडिटेशन सेंटर पर गया था जहां एक आदमी सबको योग सिखाया करता था। कहते हैं वो बहुत शांत था, इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा, इतने प्यार से मुझसे बात कर रहा। मुझे कभी भी याद नहीं मेरे पिता ने भी इतने प्यार से मुझे बात की हो। मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा था और उसने कहा था, दिल की भड़ास निकाल दे, बता दे तेरे सीने में क्या क्या दफन है। मैंने भी सीने की सभी बातें बतानी शुरू कर दी। बचपन में दिखे वो दैत्य, वो राक्षस, वो भूत प्रेत जिनसे मैं युद्ध कर चुका था, सपने में मैं बताता गया। वो बार बार कहता, रुको रुको, मैं रुकता नहीं। मैंने कहा, आपने बोलने को कहा, मुझे बोलने दीजिए। 2 घंटे मैं बोलता रहा था। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्यों उसने माँ बहन की गालियाँ निकाली थी। जब उस मेडिटेशन सेंटर से भी मुझे बाहर फेंक दिया गया था, मैं रो रहा था। तब मेरा दिल बहलाया था एक आदमी ने। उसने कहा, मैं कॉमेडियन हूँ, मैं सबको हंसाता हूँ। मैं दुखी था, उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई। मैं हंसता रहा। वो मजाक किए जा रहा था, लेकिन मजाक में कब सच बोल देता कुछ पता ही नहीं चलता। उसने मुझसे कहा था, तुम कैसा काम करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, बड़ा काम करने के लिए। मैंने उसे वो समंदर के पानी को वाइपर से पीछे करने का काम भी बताया था। वो बहुत देर तक हंसा था, फिर हंसकर कहा था, अरे तुम तो शायद उससे भी बड़े काम के लिए बने हो। वो ऊपर बिजली की तारें हैं ना, मुझे लगता है उस पर कपड़ा मारने का काम भी तुम्हें ही मिलेगा। पता नहीं उसने मजाक किया था या सच कहा था। मैंने उसको कहा, अच्छा अगर कोई मुझे 10,000 देगा तो मैं ये काम कर लूँगा, कम कीमत में नहीं करूँगा। उसने हंसी में ही कह दिया, अच्छा 10,000 अभी निकालता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। वो भी हंसता रहा था। मुझे लगा उसने सच में कहा है। मैं तो खंबे पर चढ़ गया गीला कपड़ा लेकर। वो हाई वोल्टेज तार पर मैं कपड़ा मारना चाहता था। मैंने सोचा था तार पर लिपट कर आगे बढ़ूंगा, आगे वाले खंबे तक उस तार को पूरी तरह से साफ कर दूंगा और 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मैं खंबे के ऊपर था, नीचे भीड़ लग गई और भीड़ ने पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वालों ने मुझे ऊपर से नीचे उतारा था और जो पीटा था बहुत ज़्यादा। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, ये पागलपन क्यों कर रहा है? मैंने कॉमेडियन का नाम बता दिया कि उसने कहा था। उसने कहा, ये काम है तेरा, करके आ। मुझे भी उठाया था, उस कॉमेडियन को भी उठाया था। वो मुझे कहा करता था, मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो। उस दिन मैंने उसे रोते हुए देखा था। पता नहीं कैसे, जिंदगी हर किसी को रुला ही देती है ना। वो दोबारा मुझसे बात करना नहीं चाहता था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे लगा, मैं क्या करूं? मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कैसे करूं? ये छोटी छोटी घटनाएं होती जा रही हैं, मैं बड़ा कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तब एक आदमी ने मुझे कहा था, गोवा में तू क्या कर रहा है? तेरे जैसे तो राजस्थान की रेत में वहीं पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो रेत बंजर होती है, धूप में शायद तुझे जिंदगी का कुछ मिल जाए। वो एक शायर था, रेत राजस्थान की बातें कर रहा। मुझे लगा मेरे बारे में कह रहा है, मुझे राजस्थान जाना चाहिए। मैं राजस्थान चला गया था, रेत में चलता रहा था जैसे उसने कहा था, गर्म रेत। वो गर्म रेत में ऊंट पर सवारी करके जो मज़ा आता है, वो आपकी ज़िंदगी के पलों को बहा देता है। ये वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, शायर था ना। फिर मैं उस रेत पर चलते चलते ऊंट पर बैठे हुए पता नहीं कब सरहद पार कर गया, मुझे पता नहीं चला। वो पाकिस्तानी रेंजर्स थे। कपड़े देखे, मैंने कहा, फौजी साहब सलाम। उन्होंने मुझे चमाट मार के वहाँ से उतारा और कहने लगे, ये हिंदुस्तानी है। मैंने कहा, जी गर्व से मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। फिर उन्होंने मुझे पकड़कर जो घसीटा रेत पर, वो मुझे दूसरी तरफ ले गए। मैं कह रहा था, मैं इस तरफ से आया हूँ, हिंदुस्तान इस तरफ है, मुझे इधर लेकर जाइए, उधर तो पाकिस्तान होगा। उन्होंने कहा, जहाँ तू पहुँच गया है वो पाकिस्तान ही है। मुझे पकड़कर ले गए, वो मुझे पुलिस स्टेशन में ले गए थे। उन्हें शक था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं शायद पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। कोई मान नहीं रहा था। मुझे उन्होंने पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया था, लेकिन मेरे साथ उस लॉकअप में कई और लोग थे। वो बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे। उनमें से एक गैंगस्टर मेरी आंखों की तरफ देखकर कहे जा रहा था, तू कुछ अलग लगता है, तेरी बातें काफ़ी अलग हैं, तू बिल्कुल नहीं डरता, तू तो खुद कह रहा था तू हिंदुस्तान से आया है, अगर वो तुझे मार देते। मैंने कहा, नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मार सकते थे। उसने कहा, मौत से नहीं डरता?
कमाल है, कमाल है, ऊपर वाले ने तुझे खास मकसद के लिए बनाया है। मैंने कहा आप शायद पहचान रहे हो, आप शायद पहचान रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ मैं खास मकसद के लिए बना हूँ, कोई बड़ा काम है मेरा। उसने कहा चल मेरे साथ, तुझे बड़ा काम बताता हूँ। वो मुझे अपनी गैंग के पास लेकर गया था। वहाँ बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, लेकिन मुझे परीक्षा देनी थी। उन्होंने कहा था तुझे टेस्ट देना होगा, ऐसा ना हो तू टेस्ट से पहले ही हमें फंसा दे। उन्होंने अजीब से टेस्ट कहे थे मुझे देने के लिए। मुझसे वो बंदूकों के नाम पूछ रहे थे, गोलियां कितने तरह की होती हैं वो पूछ रहे थे, चाकू कैसे चलाना है, गर्दन कैसे काटनी है वो पूछ रहे थे। ये काम मैंने कभी किया ही नहीं। मैं उन्हें कहे जा रहा मुझे नहीं पता, ये चीज़ें मुझे नहीं आती। फिर सब हैरान हो गए, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तू उस लॉकअप में कैसे था, तू पुलिस वालों से भिड़ रहा था, इतनी हिम्मत एक गैंगस्टर में होती है, तू झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने कहा नहीं, सच में मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। रेत पर पांव रखते रखते वो शेर याद आ गया था। मैं ऊंट पर बैठ गया, वो ऊंट इस तरफ भागने लगा, पता ही नहीं चला कब हिंदुस्तान से मैं पाकिस्तान पहुंच गया। बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा था, आंधी चली होगी ना रेत के कारण, वो जितनी भी फेंसिंग थी वो ढक गई होगी। फिर उनकी आंखें खुल गई, हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तानी है। सभी उठकर खड़े हो गए और उनकी बंदूकों की नोक मेरी तरफ थी। डरा मैं फिर भी नहीं था, मौत तो जब आनी है तब आनी है, डरना काहे का। उस भीड़ में से एक आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा था, अब तू भाग तो सकता नहीं, बता कैसे मरना चाहता है, गर्दन काट दे तेरी या सर में गोली मार दे, तू खुद बता तू किस तरह से मरना चाहता है। मैंने कहा मैं किसी तरह से नहीं मरना चाहता, मैं खास काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो एकदम से घबरा गए, उन्हें लगा जैसे मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। सबको लगने लगा था ये सबको मार देगा, ये कोई बाहुबली होगा। मैंने कहा नहीं, मैं धरती पर खास काम के लिए आया हूँ, मैं ऊपर वाले की एक खास देन हूँ, मुझे ऊपर वाले ने कोई बड़ा काम करने के लिए भेजा है। ये बात सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे थे। और फिर मैंने उनसे कहा आप मुझे बस मारना क्यों चाहते, मैं समझ नहीं पा रहा। जब सामने वाले ने कुछ किया ही ना हो, वो बुरा ही ना हो और उसका कोई मकसद हो तो उसे मारना सही नहीं होता। मेरे मरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे ज़िंदा रहने से धरती को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो आदमी बार बार मारने की बात कर रहा था और कह रहा था तेरा ज़िंदा रहने में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जैसे उन गैंगस्टर का एक लीडर था सबसे पीछे, उसने एक सीटी मारी थी, सब साइड साइड हो गए थे। वो उनका लीडर जिसका नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन जलालुद्दीन कहकर सब सैल्यूट मार रहे थे और मैंने भी सैल्यूट मार ही दिया। फिर वो बोलने लगा बात ये बिल्कुल सही करता है, इसे मारने से हमें क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ इसलिए से मार दें कि ये हिंदुस्तानी है, बनाया तो उसे ऊपर वाले ने ही है, कोई ख़ास काम के लिए ही बनाया होगा। किसी को इसीलिए नहीं मारा जा सकता कि वो आपके किसी दुश्मन देश से आया है, हो सकता है ये कोई ख़ास काम कर पाए। मैंने कहा जी मैं ख़ास काम करने के लिए ही बना हूँ, ख़ास काम करवाइए मुझसे। तब उस जलालुद्दीन ने कहा था ऐसा करो, इसे 30 दिनों के लिए खुला छोड़ दो, रहने दो, इस शहर में रहने दो, इसे कुछ चीज़ें सिखाओ, उसके बाद इसकी छाती पर बम लगाकर इसे अफ़गानिस्तान भेजेंगे। मुझे लगा चलो जो मेरी नियति है वही होगा। उनकी उस अड्डे से मैं बाहर आ गया था। मैं एक ठेले पर कुछ खाना चाहता था। मैंने जैसे ही उन्हें कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, उन्होंने मुझसे रुपए मांगे ही नहीं। उन्होंने कहा आप तो हमारे मेहमान हैं। पेट भर कर मैंने खाना खाया था। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले घूम रहे थे। पुलिस वालों को भी ये पता लग गया कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। वो मेरे आसपास घूम रहे मेरी सुरक्षा के लिए, कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। फिर उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मुझसे पूछा मैं किस शहर से आया हूँ। मैंने कहा मैं पटना से आया हूँ लेकिन पासपोर्ट नहीं है। मैं कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ, मैं तो ऊँट पर बैठ कर आया हूँ, पकड़ लिया था मुझे फौजियों ने। उसके बाद उन्होंने मुझे पीट पीट कर फिर से लॉकअप में डाल दिया। फिर पूछा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ बता दिया। गैंगस्टर थे, जेल में मिले थे, मुझे अपने अड्डे पर ले गए। जलालुद्दीन ने कहा बम लगा के अफ़गानिस्तान भेजेगा। वो पूरा दिन छापे पड़े थे उस शहर में, कई गैंगस्टर मार दिए गए थे। पुलिस वालों ने इतना बड़ा छापा डाला था, वो गैंग के कई गुर्गे मार दिए गए। फिर मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये हमारे लिए गवाह बनकर आया था, इसे छोड़ दो। अगले दिन मुझे छोड़ दिया था।
लेकिन मुझे ये कहा गया था अब तुम्हारे पीछे कुछ गैंगस्टर पड़ जाएंगे। मुझे छोड़ा क्यों मैं समझ नहीं पाया। मैं तो पासपोर्ट के बिना आया था, मुझे बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ते, लेकिन शायद वो डर गए थे। एक बड़ा गैंगस्टर सईद जो कि मेरे पीछे पड़ चुका था, क्योंकि उसका छोटा भाई जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन उस छापे में मारा गया था। वो मुझसे बदला लेना चाहता था। मैं उस शहर में छिपा छिपा भागा भागा बस बचकर हिंदुस्तान पहुंचना चाहता था। तब मुझे समझ में आया बॉर्डर क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है। मैं तो उस रेत वाले इलाके से निकल आया, अब उस तरफ जाना मेरे लिए असंभव हो गया। समझ में नहीं आ रहा था, इतनी दूर से यहाँ लाकर मुझे फेंक दिया था। मुझे छिपना पड़ रहा। वहाँ दंगे होने लगे थे, मुझे ढूंढा जा रहा था और मैं बचकर रहना चाहता था। उनसे बचने के लिए एक और गैंग वालों से मैंने हाथ मिला लिया था और मुझे उस शहर से बाहर तो निकाला गया, लेकिन सौदा किया गया था कि मुझे उनके लिए काम करना होगा। हर तरफ मेरा नाम चलने लगा था। भोला नाम का एक लड़का जो हिंदुस्तान से आया है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गैंग को सबक सिखा रहा है, मारे जा रहा है। पता नहीं कैसी कैसी बातें फैल चुकी थी, मैंने नहीं फैलाई थी, अपने आप फैलती जा रही थी। मुझे जब उस गैंग के लीडर के सामने खड़ा किया गया था ना, मेरी टांगें भी जिंदगी में पहली बार इस तरह से कांपी थी। राक्षस भी उससे अच्छे दिखते होंगे। उसका नाम था पेशावर राणा। था वो इंसान ही, लेकिन उसके शरीर पर अजीब से निशान थे और उसका मांस जैसे उसके अंदर से अजीब अजीब सी चीज़ें निकलती, उंगलियां उसके चेहरे से निकलती हुई नजर आ रही थी। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे अंदर कोई शैतान बसा हो। उसने मुझसे कहा था तुझे मेरा एक काम करना होगा, शायद तू वो काम कर पाए। मैंने कहा जी बताइए, आपने मेरी जान बचाई है, मैं शायद कोई बड़ा काम कर पाऊँ। बस मेरी छाती पर बम मत बांधिए, मुझे अफगानिस्तान मत भेजिए, मुझे दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ भेज देना। पीठ पर चाहे मोटा सा झोला टांग देना, बम मत टांगना। उसने कहा बम नहीं टांगना है और काम करना है। ये देख मेरा शरीर, एक शाप के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ। उम्र मेरी 32 साल है। मैं हैरान हो गया, 32 साल? आप तो 80-90 के लगते हो। उसने कहा हाँ, बस उस शाप के कारण मैं 90 साल का बन गया हूँ। मुझसे ज़्यादा हैंडसम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं था। पेशावर राणा नाम चलता था। वो शाप ने मुझे ऐसा कर दिया और उस शाप को तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। मेरे कई गुर्गे वहाँ जा चुके हैं, मरा के वापस भी नहीं आए, पता नहीं भाग गए। लेकिन अगर तुम वो काम कर पाओ तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। जाना तुम्हें भी वहीं पर होगा। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा बड़ा, बलोचिस्तान के उन टीलों के पास। वहाँ से तुम्हें फूलवती को लेकर आना होगा। मैंने कहा वहाँ से फूलबत्ती? कोई अगरबत्ती है? मैं लेकर आऊँगा, अभी लेकर आऊँगा, कहाँ जलानी है? उसने कहा साले मार दूंगा तुझे, पूरी बात सुन। मैंने कहा जी। उसने कहा फूलबत्ती, वहाँ पर एक ऐसी डायन है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बलोचिस्तान की उन गुफाओं में, उन टीलों में वो डायन रहती है और जो भी वहाँ पर जाता है वो उसे अपने शाप से मार देती है। उसने मुझे शाप दिया है कि मैं उसके पास दोबारा जा नहीं पाऊँगा। बस एक बार छोटी सी हरकत की थी मैंने उसकी तारीफ कर दी थी थोड़ी गंदे तरीके से। वो गुस्सा हो गई, उसने शाप दे दिया। मुझे मारा तो नहीं, लेकिन इस तरह का बना दिया। और उसने कहा था अगर तू मेरे पास आया, यानी मेरे करीब 10 किलोमीटर उस इलाके में आया, तू मारा जाएगा। तेरा ये शाप तब खत्म होगा जब तू मुझे मजबूर करेगा, मेरे लिए कुछ ऐसा करेगा कि मैं तेरे पास, तेरे शहर में आऊँगी। ये शाप तब खत्म होगा जब मैं तुझे छूँगी। अब फूलबत्ती को यहाँ लेकर आना होगा मेरे इलाके में। वो मुझे हाथ लगाएगी, मेरा शाप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा डायन? अगर उसने मुझे ऐसा शाप दे दिया? उसने कहा तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो ना, लो जी लो अपनी ज़िंदगी। मैं उससे कह रहा था इतना बड़ा करने के लिए नहीं बना हूँ। वो माना ही नहीं। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था ये काम करना है, जिंदा बच गए तो ज़िंदगी, मारे गए तो वैसे भी तुम्हें मार ही देना है। मैंने कहा ठीक है, बचने के लिए ये करना है तो ये कर लूँगा। मुझे नहीं पता था
बलूचिस्तान का वो रेगिस्तानी इलाका, बंजर इलाका, वहाँ पानी तक पीने के लिए नहीं होता। उन बंजर इलाकों में मुझे लंबा सफ़र तय करना होगा। पीठ पर बड़ा सा बैग टांग दिया गया था। मेरे शरीर के अंदर इंजेक्शन के जरिए GPS किट डाल दी गई थी। वो मुझे ट्रैक कर सकते थे। मैं भागने की कोशिश भी करता, वो मुझे ढूंढ लेते। कई जगह इंजेक्शन लगाए थे मुझे बेहोश करके। मुझे तो सिर्फ छेद नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था इसे ढूंढा नहीं जा सकता, तो बच नहीं पाएगा। काम करेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं कर पाया तो मार दिया जाएगा। मैं क्या कहता उन्हें, काम तो करना ही था। बड़े बड़े बैग पीठ पर टांगे, जिसमें ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें और पानी था। मुझे इलाके के बारे में बता दिया गया था। बंजर इलाके में जैसे ही मैं चला जा रहा, मुझे लगभग 1.5 दिन तक चलना पड़ा था, लेकिन मैं वो सफ़र पूरा ही नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं पहले ही मर जाऊंगा। पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। वो डरावने सपने, वो भयानक सपने, साले उन्होंने ही खराब किया है मुझे। वो सपने आया करते थे, मुझे लगा करता था मैं खास हूँ। सारी गलती वहीं से हो गई। मुझे लगता है मैं कोई बड़ा काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं मरने के लिए बना हूँ, और शायद ये कुत्ते की मौत यहाँ इस रेगिस्तान में मरूंगा। मैं लगभग 3 दिनों तक चलता ही रहा था। जिस जगह के बारे में मुझे बताया गया था, जैसे मैं वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा। मुझे एक गांव मिला था, वीरान सा गांव, बलूचिस्तान के बीच बना हुआ वो बंजर इलाका। वहां कई टूटे फूटे से घर थे जिनमें रहने वाला कोई नहीं था, लेकिन कुछ लोग उन घरों में रह रहे, आगे वाले अच्छे घरों में। मैंने उनसे पूछा था कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में बताया। वो कुछ टीले हैं जिसमें बनी हुई वो गुफाएं हैं। उन्होंने कहा तू काफ़ी आगे आ गया, वो तो बहुत पीछे थी। मुझे उन्होंने अच्छे से बताया। जिस टीले के ऊपर से निकलकर मैं आया था, मुझे लगा था ज़मीन का छेद है, असल में वो गुफा थी। मैं एक दिन आगे चलकर आया था, अब एक दिन फिर से पीछे चलकर जाना होगा। खाना खत्म होने की कगार पर था। मैंने उनसे मांगा था खाने की मुझे चीज़ें दे दीजिए, मुझे लंबा सफ़र तय करना है। उन्होंने मुझे खाने की चीज़ें दी थी। मैं पीछे की तरफ चलने लगा था। चलता गया मैं उस टीले को ढूंढ रहा था जिसमें छेद हो। मुझे उसके नीचे जाना होगा। मैं पूरा दिन चला था, ज़्यादा तेज चला था। फिर मैं एक छोटे से कस्बे के पास पहुंचा। मुझे वो कस्बा देखा देखा सा लग रहा था। उसी के बीच से पहले भी निकल कर आया था, और फिर वहाँ कुछ लोगों से पूछा उस टीले के बारे में। मुझे पता लगा, फिर से मैं आगे निकल गया था। वो फिर से पीछे था। बार बार मैं आगे पीछे जाता ही जा रहा था, सही जगह नहीं पहुंचा। अगले दिन सुबह सुबह चलना शुरू किया। उन लोगों से भी कुछ खाने की चीज़ें ले ली थी, क्योंकि चलते चलते रास्ता खत्म नहीं हो रहा। खाने की चीज़ें खत्म हो रही थी, पीने का पानी खत्म हो रहा। अंत में मैं उस टीले तक पहुंच ही गया था। टीला जिसमें छेद था, और उस छेद में पैर रखते ही मैं गुफाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां पर फूलवती नाम की एक डायन है। और वो डायन इतने बड़े गैंगस्टर को इस तरह शाप में बांध चुकी है, कहीं मुझे भी किसी शाप में बांध ना ले। मैं बंधना नहीं चाहता, मैं आज़ाद पंछी हूँ, उड़ना चाहता हूँ। भले ही मेरे पंख नहीं निकले थे, लेकिन शायद किसी न किसी और शक्ति से कभी न कभी मैं उड़ पाऊँ। मैं उन गुफाओं में ऊंची ऊंची आवाज़ बोलते हुए, फूलवती फूलवती, मुझे तुमसे मिलना है फूलवती। मैं आवाज़ लगाता उन गहरी गुफाओं में और भी अंदर की तरफ जाता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी से दूर दूर देखा जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मैं ज़मीन के नीचे धंसता जा रहा हूँ। गुफाएं ढलान भरी थी, नीचे की नीचे बढ़ता गया, आवाज़ें लगाता गया, फूलवती फूलवती। और जैसे ही मैं एक खुली जगह में आया, एक बड़ी सी गुफा, ऐसा लग रहा था ऐसे खोद खोद कर बड़े कमरे की तरह बनाया गया है। वहाँ पर खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे इत्र बिखेरा गया हो। चारों तरफ फूलों ही फूलों की खुशबू। मुझे लगा फूलवती यहीं पर होगी, फूलों की खुशबू आ रही है। जितना सुंदर नाम उतनी अच्छी खुशबू। वो डायन मजबूरी से बनी होगी, हो सकता है सुंदर दिखे। जैसे ही मैंने सामने उड़ती हुई उस डायन को देखा, वो थोड़ी थोड़ी सुंदर लग रही थी। नाक बड़ी थी, उसकी आंखें भी अजीबोगरीब सी थी, बाल भी उसके जैसे थोड़े थोड़े सुनहरी रंग के। मैंने वहां से आवाज़ लगाकर कहा, तुम फूलवती हो? उसने कहा, नहीं,
तुम्हें मैं फूलवती नजर आती हूँ? तुम भी लगता है कराची से आए हो। मैंने कहा मैं कराची से नहीं, मैं पटना से आया हूँ। उसने कहा इतनी दूर से क्या करने आए हो, और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? झूठ बोलते हो। उसने पत्थर छोड़कर मारा था जो मेरे सर पर टकराया था। मैं अपने सर को पकड़कर बैठ गया था। उसने कहा बताओ कराची से आए हो? मैंने कहा अभी तो मैं कराची से ही आया हूँ, लेकिन असल में मैं पटना से हूँ। ये बात सुनते ही उसने फिर से पत्थर घुमा कर मारा था जो मेरे सर पर टकराया था। 2 जगह मेरे जख्म हो चुके थे सर पर। मैं रो रहा था। फिर मैंने कहा क्यों मार रही हो? मुझे मत मारो, मैं खास काम से आया हूँ। उसने कहा झूठ बोला इसीलिए पत्थर मारे हैं। अगर तुमने सच पहले बोल दिया होता मैं गला ही काट देती। मैंने कहा कराची से इतनी दुश्मनी क्यों है? फूलवती हो ना तुम? फूलवती हो, कोई और तो नहीं? उसने कहा मैं जानती हूँ, तुझे उस आदमी ने भेजा है, वो ठरकी आदमी जहाँ मुझे बहुत परेशान किया था, वही मुझे फूलवती फूलवती बोलता है। मैं जान गई तुझे उसने भेजा है। मैंने कहा कैसे जान गई? मैंने बस तुम्हारा नाम पुकारा था। उसने गुस्से में एक और बड़ा पत्थर मारा था। वो मेरे सर से नहीं टकराया। इतना बड़ा पत्थर सर से कैसे टकराता? मेरा तो कचूमर निकल जाता। वो 50-60 किलो का पत्थर था। पीछे जिस जगह टकराया छेद हो गया था। इतना गुस्सा, नाम ही तो लिया है, क्या गलत किया? उसने कहा मेरा नाम फूलवती नहीं है, मेरा नाम फ्रिल बैटी है। वो तोतला मेरा नाम ही गलत बोलता है। फूलवती फ्रिल बैटी का नाम बदल कर रख दिया। दिमाग खराब करके रखा है उसने मेरा। मैंने उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश की थी। गुस्सा मत करो। तो क्या हुआ? उसने प्यार से तुम्हारा नाम लिया है। नया नाम भी कितना सुंदर है, फ्रिल बैटी या फूलवती। सुंदर तो तुम हो ही। थोड़ी सी शर्मा गई थी, फिर गुस्से में आई। तुम सही लगते हो। उसका दिमाग खराब था। वो मरेगा, तड़प कर मरेगा। मैंने कहा नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते, चलो मेरे साथ, चलो उसका शाप खत्म कर दो। उसने कहा मुझे अपनी मौसी की लड़की समझा है जो अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हो, उसे मरना ही होगा। मैंने कहा क्यों? बस नाम बदला, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया? उसे ऐसा शाप दे दिया कि बेचारा तड़प कर बुढ़ा बन गया। उसने कहा जवानी बहुत चढ़ी थी, शराब पीकर इन गुफाओं में घूमने के लिए वो गैंगस्टर आए थे सभी। उन्हें लग रहा था यहाँ पर छिपेंगे, यहाँ कोई मिसाइल भी उन्हें मार नहीं सकती। जैसे ही मैं मिली, मैं उन्हें कह रही थी मैं डायन हूँ, लेकिन नशे में धुत थे। वो कहने लगे अगर तू डायन है तो नाच के दिखा। मुझे गुस्सा आ गया, सभी को मार दिया था मैंने। उसे छोड़ा और कहा तुझे अंत में मारूंगी, तड़पा कर। सारी उतर गई उसकी। माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे जिंदा छोड़ दे। पाँव पड़ने लगा था। मुझे तरस आ गया, इसीलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ा था, लेकिन शाप के साथ। कहा था दोबारा यहाँ आया तो मारा जाएगा। अब शाप खत्म करने का एक ही तरीका है, अगर मैं कभी तुझे माफ़ करके वहाँ आ गई, तुझे छू लूँगी, तेरा शाप दूर हो जाएगा। मैंने कहा छोड़ दो जिद, जाओ उसे छू कर उसे माफ़ कर दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए। वो कहने लगी ज़िंदगी जी पाए? गैंगस्टर है, आतंकवादी है, लोगों को मारता है, ऐसे ही तड़प कर मरना चाहिए। मैंने कहा मुझे बचना है। उसने मुझे बुरी तरह से फंसाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखो मेरे जैसे मजबूर की ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म मत करो, मैं दुनिया के उद्धार के लिए आया हूँ। उसने कहा तुम दुनिया के उद्धार के लिए क्यों आए हो? तुम्हें कुछ कमा कर खाना चाहिए, उधार से ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें कह दिया तुम उधार के लिए आए हो तो उधार मांगते रहोगे। मैंने कहा उधार के लिए नहीं, उद्धार के लिए आया हूँ, उद्धार। वो समझ नहीं पा रही थी, शायद उसे हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं थी। मैं सही से उसे समझा भी नहीं पा रहा था। मैंने कहा छोड़ो, ये बात छोड़ो, बस समझ लो कि मैं इस दुनिया में खास काम करने के लिए आया हूँ। उसने कहा खास काम क्या करने के लिए आए हो? देखने में तुम कोई सफाई वाले लगते हो, खास काम क्या करना है तुम्हें? तुम्हारे कपड़े कितने मैले हैं, कहाँ से घिस कर आए हो? मैंने कहा क्या बताऊं तुम्हें, मैं रास्तों में भटक जाता हूँ, भूल जाता हूँ, जिंदगी में जैसे बहक जाता हूँ, रेत के कणों में ऊंट पर बैठ जाता हूँ। पता नहीं कुछ ऐसा ही शेर था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने एक और पत्थर घुमा कर मारा मेरे सर पे और कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, तू बोलता क्या है, तेरे खुद समझ में नहीं आता। मैंने कहा मुझे शेर याद तो करने दो, उससे बात सुनने में अच्छी लगती है। वो गुस्से में आ गई थी। उसने कहा तुम्हें भी श्राप दूंगी, बस एक और गलती की तुमने तो ऐसा श्राप दूंगी कि तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। मैंने कहा नहीं, वैसा मत बनाओ, बनाना है तो कोई शक्तिमान बनाओ, वैसा बनाने में तुम्हारा क्या फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा।
वो इतनी गुस्से में थी और कह रही, देख देख तू मेरा दिमाग खराब करता जा रहा है। मैं उससे उतना गुस्से में नहीं आई थी जितना तुझ पर गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो मुझे मार देना चाहती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया। वहां छिपने की कई जगह थी। उसने कई जगह ऐसे बनाई थी, इस जगह को सुंदर बनाने के लिए मैं उसके पीछे छिप सकता था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही ताकि वो टूट ना जाए। छिपते छिपते मैं घूमता रहा और एक चमकदार पत्थर मैंने उठा लिया। मुझे लग रहा था वो कोई शक्तिशाली पत्थर होगा, उससे कुछ ना कुछ तो होता होगा। वो उस डायन की कमजोरी थी। जैसे ही मेरे हाथ में वो पत्थर आ गया, उसके बाद वो डायन गुस्से में थी और उसने अब मुझ पर कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहने लगी, उस पत्थर को रख दे, उस पत्थर को तोड़ मत देना। मैंने कहा, मेरे साथ चलो वरना मैं तोड़ दूंगा। उसने कहा, तू इस पत्थर को उठाकर जाएगा? मैंने कहा, नहीं, ये 20-25 किलो का है, बड़ी मुश्किल से उठाया था। और बात उसकी भी सही थी, कब तक मैं उठाए रखता, कभी ना कभी रखना पड़ता ना, तो उससे समझौता करना ही सही था। पत्थर मैंने रख दिया और मैं कहने लगा, सौदा किया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस पत्थर तक कोई पहुंच नहीं सकता था। आज वो इस गुफा की सफाई कर रही थी, जमीन से पत्थर निकालकर बाहर रखा था। उसे क्या पता था मेरे जैसा कोई पागल वहां पर पहुंच जाएगा। पत्थर उठा लिया मैंने, उसे मुझसे सौदा करना ही पड़ा। सौदे के अनुसार वो मेरे साथ चलेगी उस जगह तक, वो उसके पास जाकर उसे छुएगी। ये सौदा हमारे बीच हो गया था। हामी भर दी उसने और मैं बहुत ज्यादा खुश था। वो पत्थर, उसने कहा था, मैं उस पत्थर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, ये पत्थर भी साथ लेकर जाना होगा। मैं उसको कह रहा, पत्थर मैं उठा नहीं पाऊंगा, तुम उठा लेना। उसने कहा, मैं ये पत्थर को छू नहीं सकती, इसमें मेरी शक्ति है, मैं बस इसके आसपास रह सकती हूँ। ये किसी न किसी चीज से जुड़ा होना चाहिए। पत्थर मेरे करीब हो मैं शक्तिशाली रहती हूँ, पत्थर से दूर होकर मैं थोड़ा कमजोर हो जाती हूँ। इसीलिए पत्थर से दूर हुई, हो सकता है उस सांप को मैं काट ना पाऊँ। हमें क्या करता? मैंने कहा, 25 किलो का पत्थर मैं कैसे उठाऊंगा? ये बंजर इलाका में चल पाऊंगा? वो पत्थर उसने जैसे मेरे हाथ को छूते ही मेरे सीने में समा दिया। वो शक्ति मेरे अंदर महसूस हो रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा वो शक्तिशाली पत्थर, शायद मैं इसीलिए बना था, शायद मैं इसीलिए बना था। मैं अपनी उंगलियों से शक्ति निकालना चाहता था, लेकिन मेरे एक चमाट मार के उसने कहा, मेरी शक्ति है, तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकती हूँ, चुप होकर बैठा रहे। मैं चुप होकर बैठ गया। फिर उसने मुझसे बातें की, मेरे बारे में जानना चाहती थी। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता वो मेरी बातों से इंप्रेस होकर हंस रही थी या मुझ पर हंस रही थी। हर बात बताई मैंने। वो समंदर का पानी वाइपर से पीछे करना, वो बिजली की तारों पर कपड़ा मारने के बारे में सोचना, कैसे मैं पंख निकालने के लिए अपनी छत से छलांग लगा चुका था। मैंने किसी डायन को इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा। वो जमीन पर गिरकर हंस रही थी। मुझे लगा इंप्रेस हो गई है, इतना हंसा रहा हूं इसीलिए इंप्रेस हो गई। बहुत देर हंसी, फिर कहने लगी, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने उससे पूछा, इससे पहले उसने और लोगों को नहीं भेजा? उसने कहा, कई लोगों को भेजा, मैंने सबको मार दिया। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ा? उसने कहा, मैंने छोड़ा थोड़े ना है, अभी तुम्हें छोड़ा थोड़े ना है, वो तुम्हारी किस्मत थी, तुम बच गए। मारना तो मैं पत्थरों से ही चाहती थी, लेकिन तुम थोड़े भोले हो। मैंने कहा, थोड़ा नहीं, मैं भोला ही हूं। वह फिर से हंसी थी। मुझे नहीं पता मुझ पर या मेरी बात पर, लेकिन वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई थी। वहां उस बंजर इलाके से मेरे साथ चलती आ रही। रास्ते में कई लोग मिले थे, कई ऐसे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी, आतंकवादी से लग रहे, लेकिन वो डायलेक झटके में उन्हें मार देती। इस तरह मैं जब कराची पहुंचा था, वो गैंगस्टर के सामने जब वो डायन खड़ी थी, उसने आवाज लगाकर कहा था सबको, ये फूलवती, फूलवती। वो डायन बड़े गुस्से में आ गई। उसने कहा, फ्रिल, फ्रिल नाम है मेरा, फ्रिल बेटी बोल, फ्रिल बेटी। वो सच में गैंगस्टर तोतला था, फूलवती, फूलवती। वो फूलवती बोलता गया। डायन को आ गया गुस्सा। वहां जितने भी उसके साथी गैंगस्टर थे, सबको उसने मार दिया। अंत में वो अकेला खड़ा था, उस शाप से ग्रस्त। मैंने कहा, मेरा काम कर दो। इसने सौदा किया था, उसके बाद मेरे शरीर से वो जीपीएस सिस्टम निकालेगा, मुझे कभी ट्रैक नहीं कर पाएगा। मैं आगे की तरफ बढ़ा। सौदे के अनुसार मैंने उसको कहा, मेरा जीपीएस सिस्टम बाहर निकाल। वो डायन ने चुटकी बजाई, मेरे शरीर से जितनी चिप थी बाहर निकाल दी।
मैंने कहा तुम ये कर सकती थी तो पहले कर देती। उसने कहा तुमने कौन सा पहले बताया। मैं अपने सर को पकड़ कर बैठा था, अरे ये काम मैं पहले करवा सकता था। फिर मैंने कहा चलो, मैं सच्चा इंसान हूँ, जिसको भी वादा करता हूँ वो वादा निभाता हूँ, इस शाप को खत्म करो, छू दो इसे। जैसे ही वो गैंगस्टर आगे आया, उस डायन ने उसे छुआ, उसके अंदर से शक्तियां निकली और शाप खत्म हो गया। सच में वो 32 साल का एक साधारण सा आदमी लग रहा था, खुश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, आखिरकार मैं ठीक हो गया। एक झटके में उस डायन ने उसका गला काट दिया और कहा लो अब मर जाओ। मैं हैरान परेशान था, इतनी मेहनत मैंने क्यों की, वो तो जिंदा बच नहीं पाया। फिर मैं उस डायन को कहने लगा अब तुम जा सकती हो। उसने कहा मैंने अपनी वो शक्ति तुम्हारे अंदर डाली है, अब तुम्हें मेरे आसपास ही रहना होगा। मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम्हें अपना काम करना होगा। डर तो नहीं रहे। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा शर्माया था। अरे तुम मेरे आसपास रहोगी, वैसे कह दो मैं पसंद आ गया। वो गुस्से में आई थी, एक बार जैसे मुझे मारने की कोशिश करने वाली थी। फिर उसे ख्याल आया कि मेरे अंदर वो शक्ति है, वो मुझे मार नहीं सकती। कहने लगी अब कराची के तो हो नहीं तुम, तो अपने घर जाना नहीं चाहते। मैंने कहा जाना तो चाहता हूँ, लेकिन जिस रास्ते से आया हूँ क्या जा पाऊंगा। उसने कहा मैं मदद करूंगी। वो मेरे साथ उस रेगिस्तानी इलाके में गई थी। डायन की शक्तियों से उसने मुझे जैसे गायब कर दिया। कोई भी आर्मी वाला मुझे देख नहीं पा रहा था। चल चल कर उस रेत से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। ना तो पाकिस्तानी आर्मी वाले मुझे देख पाए, ना इंडियन आर्मी वाले। मैं राजस्थान के उस इलाके तक पहुंच गया था, भारत में पहुंच गया था, पाकिस्तान घूम आया था बिना पासपोर्ट के। मैं जिंदा था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो डायन, उसे कई लोग पहचान सकते थे। वहां कई तांत्रिकों की टोली ने उस डायन को घेर लिया। वो उसे पकड़कर जैसे मार देना चाहते थे। वो जानते थे कि वो डायन यहाँ की नहीं है, वो कहीं और से आई है। मैंने कहा वो मेरी दोस्त है। उन्होंने कहा था नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, ये आतंकवादी होगी। मैंने कहा नहीं, वो डायन है, आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक है। वो तांत्रिक मान ही नहीं रहे थे। वो डायन ने मुझसे कहा था मदद करो। मैंने कहा मैं क्या मदद करूं, तुम सच में पासपोर्ट लेकर नहीं आई हो, वो सच बोल रहे हैं। मैं उसे पसंद करने लगा था, लेकिन उन तांत्रिकों ने उस डायन को मार दिया। मैं देखता रहा, रोया नहीं था मैं, क्योंकि वो कौन सी मेरी सगी थी, वो भी तो मेरा साथ देने आई थी, मर गई, अच्छा हुआ डायन मरी। फिर मैं वापिस आ गया था, मैं पटना आ गया। मेरे अंदर शक्ति थी, मैं अब जानता था वो डायन की शक्ति। फिर से मैंने छत पर, फिर से मैंने सोचा था छत पर मेरे पंख खुलेंगे। मेरे पंख नहीं खुले, मेरा सर खुल गया था। मैं जान गया मेरे अंदर की शक्ति पता नहीं कब जागेगी। यह घटना को बहुत साल हो चुके हैं। आज तक मैं वो डायन की शक्ति या अपनी शक्ति को जगा नहीं पाया हूँ। आज भी इसी तरह से भटकता रहता हूँ। जब घर पहुँचता हूँ मेरे पिता बहुत मारते हैं, पीटते हैं डंडे से। मैं फिर से घर से भाग जाता हूँ। 2-3 दिन बाद जब भूख लगती है वापस आना पड़ता है। जिंदगी समझ नहीं आ रही मैं किस काम के लिए बना हूँ। ऐसा लग रहा है मैं किसी काम के लिए नहीं बना। जैसे मेरी कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ ख़त्म नहीं होती, कहीं और भी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी चलती ही जा रही है। मैं चाहता हूँ आपको आगे की कहानी बताना, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी कहानी कभी ख़त्म हो सकती है। मैं भोला हूँ नाम से, वैसे मैं बहुत चालाक हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे यही कहते हैं, लेकिन हंसते रहते हैं। हाँ भी जिसे बताना उसे यही बताना। मेरी कहानी आगे बढ़ती रहेगी, पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन कहीं तो जाएगी।